हेलो गाइस, दिस इज आशीष मिश्रा के मैं चैनल योर्स मेडिकल लाइब्रेरी। सो गाइस, इसमें हम फिजियोलॉजी के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पार्ट 2 में हम देखते हैं इसमें कि क्या आगे के बारे में बताया है। इसमें बेसिकली हम ब्लड में जो ब्लड प्लाज्मा होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट होता है और आरबीसी, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे ये क्या है। सो लेट्स बिगिन गाइस। ब्लड प्लाज्मा क्या है? ये जैसे मैंने पहले बताया था, ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और इसका कलर होता है स्ट्रॉ कलर। मतलब थोड़ा सा सिंपल तरीके से बोला जाए तो ये थोड़ा सा एक येलो टाइप कलर हमें दिखता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। और मैंने जैसे बताया था कि पिछले वीडियो में कि ब्लड प्लाज्मा क्या कंसिडर करता है, बट इसमें थोड़ा डिटेल में बताते हैं उसके फंक्शन के साथ। सो जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें 91.5% वाटर होता है और वो पूरा जो ब्लड होता है वो उसकी लिक्विड फॉर्म को बताता है थ्रू वाटर। और इसका फंक्शन ये होता है कि ये सॉल्वेंट और सस्पेंडिंग मीडियम प्रोवाइड करता है और एब्जॉर्ब, ट्रांसपोर्ट और हीट रिलीज़ करता है। ये इसके फंक्शंस हो गए। प्लाज्मा प्रोटीन जो 7% था, उसके अंदर आते हैं एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन। अब ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये मेनली लीवर प्रोड्यूस करता है और जो एल्बुमिन होता है वो स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस प्लाज्मा प्रोटीन में से एक है और जो ग्लोबुलिन है वो लार्ज प्रोटीन है। ओके, और ये मेनली इम्यूनोग्लोबुलिन के फंक्शंस में काम करता है। और फाइब्रिनोजेन ये एक लार्ज प्रोटीन है जैसे ग्लोबुलिन था, और फाइब्रिनोजेन का काम मेनली क्लॉटिंग फैक्टर्स में होते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। जो प्लाज्मा प्रोटीन है उनका मेनली काम क्या होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये ब्लड विस्कोसिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं और ट्रांसपोर्ट हार्मोन, फैटी एसिड और कैल्शियम में हेल्प करते हैं सबको ट्रांसपोर्ट करने में, और ये ब्लड पीएच को रेगुलेट भी करते हैं। एल्बुमिन का फंक्शन क्या होता है कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं और इसका इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि ये फ्लूइड एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं थ्रू ब्लड कैपिलरी वॉल के। और इसका जो ग्लोबुलिन होता है वो इम्यूनोग्लोबुलिन के फॉर्म में हेल्प करते हैं ताकि वायरस और बैक्टीरिया को अटैक कर सके, किल कर सके। इसमें अल्फ़ा और बीटा ग्लोबुलिन ट्रांसपोर्ट आयरन, लिपिड और जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं इसमें रोल प्ले करते हैं ताकि जो आयरन, लिपिड और फैट सॉल्युबल विटामिन है उसको ट्रांसपोर्ट कर सकें थ्रू ब्लड। और फाइब्रिनोजेन का जैसे मैंने बताया था ये क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं। और इसका अदर सॉल्यूट है 1.5% कंट्रीब्यूट करता है, जो है इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट, गैसेस, रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट। जो इलेक्ट्रोलाइट आप देख सकते हैं कौन से इलेक्ट्रोलाइट रोल प्ले करते हैं, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कुछ एनायंस हैं जो नेगेटिव चार्ज हैं, क्लोराइड। उसके फंक्शंस आप देख सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं और ये जो सेल फंक्शंस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। न्यूट्रिएंट्स आप देख सकते हैं कि जो अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, विटामिन और मिनरल, ये सब दिए हैं जो फंक्शंस या जो उनके ग्रोथ या उनके जो डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। गैसेस के बारे में देख सकते हैं कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनका मेन काम होता है कि सेलुलर फंक्शन को मेंटेन करना, ब्लड पीएच को मेंटेन करना। और आता है रेगुलेटरी सब्सटेंसेस जैसे एंजाइम हो गया, हार्मोन हो गया, विटामिन हो गया, तो रेगुलेट करते हैं। जैसे एंजाइम का काम क्या होता है कि कैटलाइज करना केमिकल रिएक्शन को। हार्मोन का काम क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करना। विटामिन का ऑफ कोर्स ये एक तरीके का को फैक्टर है मेनली एंजाइम्स के लिए, एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए। और वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं वो है यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन और अमोनिया। ये सब चीज़ें होती हैं जो नीड है जिसको ब्रेक करके थ्रू हमारे ब्लड के थ्रू निकल सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर्म्ड एलिमेंट जैसे मैंने बताया था, फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब ये होता है कि सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। इसके बारे में देखते हैं कि आरबीसी का देख सकते हो दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। ये मेनली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द लंग टू द बॉडी टिश्यू, और जो टिश्यू से CO2 निकाल के हमारे लंग्स तक जाता है वहाँ से वो एलिमिनेट हो जाता है। दूसरा होता है प्लेटलेट। ये एक तरीके का ऐसा सेल है जो केमिकल रिलीज़ करता है, तो प्रमोट करता है मेनली वो केमिकल के थ्रू, वो प्रमोट करता है ब्लड क्लॉटिंग को। और जब ब्लड वेसल जब भी डैमेज होती है उस समय, उस दौरान, उसके आप नंबर देख सकते हैं इसमें। और WBC और इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। इसमें इसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो भी पैथोजन इन्वेड कर रहे हैं, जो भी पैथोजन आ रहे हैं या जो भी फॉरेन सब्सटेंस आ रहे हैं हमारी बॉडी में, उसको किल करने में हेल्प करता है।
और इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट, उसके बाद में हम देखेंगे क्या है ये, कैसे है ये। अभी हम देखते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट, ये हम देख चुके थे। अब इसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, और कहाँ तक, फ्रॉम लंग टू द टिश्यू, और CO2 को फ्रॉम टिश्यू टू दी लंग में जाना इन वेरियस फॉर्म। उसमें भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हम देखेंगे उसमें। और क्या होता है कि आरबीसी के स्ट्रक्चर अगर हम देखा जाए तो उसके अंदर जो रेड कलर होता है वो बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है, और वो रेडनेस प्रोवाइड करता है। और उसमें जो अगर हम बात करें अडल्ट मेल और अडल्ट फीमेल में, उसके जो अमाउंट होता है वो भी इम्पॉर्टेंट है। जो अडल्ट मेल में होता है 5.4 मिलियन होता है, और जो अडल्ट फीमेल होती है उसमें 4.8 मिलियन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, जस्ट नेसेसरी याद रखना। और अभी हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, क्या है ये, कैसा है ये। इसकी हम फिजियोलॉजी में भी देखेंगे कि कैसा बता रहा है। कि जैसे मैंने बताया था कि ये स्पेशलाइज होता है ट्रांसपोर्ट फंक्शन करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन को फ्रॉम द लंग टू द टिश्यू, और CO2 को निकालता है फ्रॉम द टिश्यू टूवर्ड द लंग। अब इसमें ये भी बोल सकते हैं कि इसके इसलिए इम्पॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट फंक्शन करने के लिए क्योंकि जो आरबीसी है उसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, तो जो स्पेस होती है वो पूरा ऑक्सीजन सब ऑक्यूपाई कर लेती है। और ये भी है कि जो आरबीसी है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, और वो जो ATP जनरेट करता है वो विदाउट ऑक्सीजन के थ्रू एनारोबिकली जनरेट करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो उसमें ऑक्सीजन वो स्टोर करके रखता है कैरी करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो उसको यूज़ नहीं करते हैं। और इसका शेप देख सकते हैं, बाइकॉन्केव डिस्क शेप होता है, और बिकॉज ऑफ दिस शेप इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है ताकि वो गैस को या ऑक्सीजन को इजीली कैरी कर सकें। अब इसमें ये भी देखते हैं कि ईच आरबीसी कैरी 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। देख सकते हैं कि एक आरबीसी 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रहता है उस आरबीसी में। और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के बारे में अगर देखा जाए तो बना हुआ है हीम और ग्लोबुलिन के बारे में। जो ग्लोबुलिन होता है उसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, 2 अल्फ़ा 2 बीटा। और उसी में एक नॉन प्रोटीन पिगमेंट होता है कॉल्ड एज अ हीम, वो हर एक चेन के थ्रू अटैच होता है। और उस हीम के अंदर आयंस होते हैं जो Fe2+ फेरस के फॉर्म में होते हैं, अटैच होते हैं, जो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है वो। तो उसी के हिसाब से हम देख सकते हैं कि ईच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पिकअप फ्रॉम द लंग इज बाउंड टू आयन। सिंपल सा आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में ये भी देख सकते हैं कि अलोंग विथ ट्रांसपोर्ट फंक्शन, मेनली जो ऑक्सीजन या CO2 होता है, ट्रांसपोर्ट के फंक्शन के अलावा हीमोग्लोबिन का एक और काम है, ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ये रिलीज़ करता है NO, और जो NO होता है वो वैसोडाइलेशन में काम करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वैसोडाइलेशन के थ्रू काम करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है समझने के लिए। अब इसमें एक और चीज़ आप नीचे देख सकते हैं कि जो आरबीसी है उसके अंदर एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, वो कैटेलाइज करता है एक रिएक्शन को जो CO2+ वाटर को कन्वर्ट करता है कार्बोनिक एसिड में, और उसके बाद वो डिसोसिएट हो जाता है H+ और बाइकार्बोनेट आयन में, और उसके हिसाब से वो रिएक्शन शो करता है। और ट्रांसपोर्ट, मेनली ये ट्रांसपोर्ट होता है आयंस के फॉर्म में, CO2 या O2, इन्हीं के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। अब इसमें ये 2 रीज़न इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है कि क्या करता है, 70% जो CO2 होता है ये ब्लड प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम टिश्यू टू द लंग इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। जो बाइकार्बोनेट आयन है उनके फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होता है CO2 फ्रॉम टिश्यू टू द लंग। और ये ऑल्सो हेल्प करता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके बफर को मेंटेन करने के लिए, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। अब इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी आरबीसी होती है, जब 120 दिन उसकी लाइफ स्पेन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो वो हमारे स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसको मैक्रोफेज किल कर लेता है, या ख़त्म हो जाती है उसकी लाइफ स्पेन वहाँ। तो इसलिए हम उस स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। अभी क्या होता है कि जो मैक्रोफेज होता है जहाँ स्प्लीन, लीवर या बोन मैरो में, वहाँ उस रप्चर आरबीसी या जो डिस्ट्रॉयड आरबीसी है उसको किल कर लेता है, फेगोसाइटोस्ट कर लेता है। तो उसके बाद जो रप्चर्ड आरबीसी होती है उसमें 2 पार्ट उसके स्प्लिट हो जाते हैं। जैसे कि एक आरबीसी है उसको ब्रेक कर दिया, उसमें हीम और ग्लोबुलिन स्प्लिट हो जाता है। जो ग्लोबुलिन होता है
वो आप देख सकते हैं कि वो ब्रेक होके अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और अदर प्रोटीन के लिए अवेलेबल हो जाता है यूज़ करने के लिए। और जो फोर्थ वाला है, जो आयरन है, आयरन निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ Fe3+ के फॉर्म में, ये इंपॉर्टेंट है, फेरिक के फॉर्म में, और वो एसोसिएट हो जाता है प्लाज्मा प्रोटीन ट्रांसफेरिन के फॉर्म में। ये एक तरीके का ट्रांसपोर्टर है जो ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट करता है। पांचवें वाले में आप देख सकते हैं डायग्राम में भी कि जो मसल सेल, लीवर सेल है, मैक्रोफेज, वहाँ ये जो ट्रांसफेरिन के साथ जुड़ा हुआ था Fe3+, उसको डिटैच कर देता है। और डिटैच करने के बाद वो Fe जो आयरन स्टोरेज प्रोटीन है फेरिटिन, Fe3+ वहाँ जाके जुड़ जाता है। मतलब कि जो ट्रांसफेरिन है उसके साथ Fe3+ का ब्रेक हो जाता है, डिटैच हो जाता है, और Fe3+ अवेलेबल हो जाता है और जाके वो फेरिटिन के साथ अटैच हो जाता है। उसके बाद आप छठवा वाला देख सकते हैं डायग्राम में कि जैसे ही रिलीज़ होता है, अटैच होता है Fe3+ का फेरिटिन के साथ, लेटर ऑन GIT में जाके वहाँ जाके वो अगेन रीअटैच हो जाता है Fe3+ ट्रांसफेरिन के साथ। देख सकते हैं आप, पहले ट्रांसफेरिन के साथ ब्रेक डाउन हुआ, फेरिटिन के साथ जुड़ा, फिर फेरिटिन के साथ ब्रेक डाउन होकर ट्रांसफेरिन के साथ वापस जुड़ गया Fe3+। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे डायग्राम में बताया गया है। उसके बाद सातवां पॉइंट ये देख सकते हैं, जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ था Fe3+ प्लस ट्रांसफेरिन कॉम्प्लेक्स, ये एक तरीके का ट्रांसपोर्टर है ट्रांसफेरिन। ये क्या करता है, रेड बोन मैरो में जाता है, देख सकते हैं आप डायग्राम में। वहाँ जाके जो RBC प्रिकर्सर सेल होता है ये इसको ले लेते हैं एंडोसाइटोसिस के थ्रू, और ये यूज़ होता है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए। और जो आयरन होता है, जो ज़रूरत होती है मेनली हीम पोर्शन को बनाने में, जो हीमोग्लोबिन का जो हीम पोर्शन है उसको बनाने में आयरन की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें यहीं से मिलती है। और जो अमीनो एसिड्स की भी ज़रूरत होती है ग्लोबुलिन बनाने के लिए, जो हमें इसी के थ्रू मिल जाती है। और इसके अलावा विटामिन B12 ये भी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए ज़रूरत होती है। अब आठवां पोर्शन आप ये देख सकते हैं कि जो रेड बोन मैरो में एरिथ्रोपोइसिस होना शुरू हो जाता है, लेटर ऑन इससे RBC बननी शुरू हो जाती है, वो फिर ब्लड में सर्कुलेट होना शुरू होता है। नौवां पॉइंट आप ये भी देख सकते हैं कि जब आयरन हीम से निकला था तो आयरन एक चला गया था Fe3+ में, आप डायग्राम में देख सकते हैं, और दूसरा चला गया था, वो कन्वर्ट हो गया था बिलीबर्डिन में। बिलीबर्डिन एक ग्रीन पिगमेंट है, और उसके बाद बिलीबर्डिन बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो गया, जो एक येलो पिगमेंट है, आप देख सकते हैं डायग्राम में। आप 10वां पॉइंट ये देख सकते हैं कि जो बिलीरुबिन बना हुआ है वो ब्लड में एंटर हो गया और वो लीवर में पहुंच गया, ट्रांसपोर्ट होके लीवर में पहुंच गया। विद इन लीवर, अब 11वां पॉइंट देख सकते हैं, लीवर के अंदर बिलीरुबिन लीवर सेल रिलीज़ करता है बाइल में है, और ज़्यादातर जो यूरोबिलिनोजन है वो फीसेस के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाते हैं, और मेनली ब्राउन पिगमेंट में, जिसको बोलते हैं स्टर्कोबिलिनोजन, विच गिव्स फीसेस को कलर, जो कलर प्रोवाइड करता है फीसेस को। मतलब जो यूरिन को कलर प्रोवाइड करता है यूरोबिलिनोजन, और जो फीसेस को कलर प्रोवाइड करता है वो है स्टर्कोबिलिनोजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझना। So thank you so much guys for your attention, and if you get any benefit from this, so please hit the like button, subscribe my channel.